हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलो, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे सर पिछले साल के क्वेश्चंस करवा दो, बुक के क्वेश्चन करवा दो। तो देखो, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में लेके आया हूँ। इसी तरह मैंने आपको जितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, मैं उन सभी चैप्टर्स के आपको इसी तरह क्वेश्चन कराऊंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में उतार लें, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में उतार लें। समझ में आ गई बात। चलो, देखो जो पहला सवाल है, और एक बात सभी के लिए, जो भी वीडियो देख रहा है उसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। देखो, पहला क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके आयंस के, इनके एटम्स के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। इनमें इंट्रा और इंटर, अंतर और अंतरा आणविक बल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठोसों में अवयवी परमाणुओं अथवा अणुओं अथवा आयनों की स्थितियाँ नियत होती है, मतलब फिक्स होती है, अर्थात ये गति नहीं कर सकते। इसलिए इनके मध्य स्थिति चारों और जो ये एटम है वो दोलन करते रहते हैं। इनके मध्य उपस्थित प्रबल अंतरा परमाणविक या अंतरा अणुक बल पाया जाता है, इसलिए कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना। सॉलिड द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स लाइक एटम और मॉलिक्यूल और आयंस आर फिक्स, दैट मीन्स दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर stationary in their fixed position. They have strong intramolecular or interionic forces of attraction. Hence, solids are hard. आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो, अब से मैं एक काम करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जो लिखा हुआ होगा उसके यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोज कर दूंगा, तब ताकि आप आराम से लिख सकें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डू सॉलिड हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आपने पहला आंसर पढ़ा था बिल्कुल वही आंसर इसका रहेगा। क्योंकि इनके क्या होता है, आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, इनके जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनका जो वॉल्यूम, इनका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसका आंसर देख ले। इनके कॉन्स्टिट्यूट जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, इसलिए इनके जो एटम होते हैं वो फ्री नहीं हो सकते, इसलिए वो रिजिड नेचर के होते हैं, इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका। तो देखो, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो देखो, जब भी आपको नोट करना, वीडियो को पोस्ट करना, पोस्ट करके इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड, electrical conductor is solid as well as in molten state of extremely high temperature. What type of solid is it? ये सवाल बोल रहा है, कोई ठोस ए है ना, इसमें अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी की बात कर रहा हूँ, अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस होगा। तो देखो जी, आप लोगों ने सॉलिड के डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसके आपने टाइप्स भी पढ़े होंगे, कुछ कोवलेंट पढ़े होंगे, कुछ आयनिक पढ़े होंगे, कुछ मेटेलिक पढ़े होंगे, कुछ धात्विक, कुछ आयनिक और कुछ सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस की बात हो रही है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की बात हो रही है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप देख लेना और आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो, मैं आपको इतना शॉर्ट में समझाऊंगा हर चीज़ को, है ना, और साथ में ना गाना भी बजा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा एंजॉयमेंट होता रहे। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर गाना भी बजा दिया करो। कमाल है, यहाँ का कोई सिंगिंग कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, हैं। चलो जी, आगे बात कर लेते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। जब आप इसको उतारो तो आप इस वीडियो को पोस्ट कर देना, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन देख लो। विच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मिलेबल एंड डक्टाइल्स नेचर के। ऐसा कौन है जो किस प्रकार ठोस है, जो विद्युत चालकता होते हैं, आघातवर्धी होते हैं और तन्य होते हैं। ठीक है, तो जी इसका आंसर क्या है, धात्विक ठोस होते हैं। ऐसे ध्यान रखना, मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं वो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, ठीक है, और डक्टाइल नेचर के होते हैं, है ना, तन्य होते हैं, है ना, बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो, अभी मैं यहाँ पे पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ ज़रूर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ बात समझ में आ गई होगी। चलो जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो देखो,
आप लोगों ने वैसे ये पढ़ रखा होगा लैटिस पॉइंट के बारे में। प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। यह अवयवी कण एक परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। देखो इन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बारे में आपने पढ़ा होगा क्योंकि सॉलिड्स में होते हैं। अगर आपको पता हो तो आपने कई तरह के टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा SC, सिंपल क्यूब, BCC और ये एक FCC जरूर पढ़ा होगा। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के ये इन सब की बातें कर रहा है। तो आप सिंपल सी बात समझ गए होंगे। इनको हम किससे दिखाते हैं? तो इनको हम डॉट से दिखाते हैं या फिर इनको हम सर्कल से दिखाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये लैटिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नेम द पैरामीटर विच आर कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में कितने पैरामीटर होते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, आप सभी ने वैसे पढ़ रखे हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपने कैसी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी सब लोगों ने इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो लेंथ की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे कितनी लेंथ हो सकती है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 3 लेंथ है, A, B और C। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ तो हर एक के बीच में एंगल भी होगा। यह एंगल कौन सा होगा? अल्फा, बीटा और गामा। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए? यहाँ पे 6 पैरामीटर हो गए। जैसा कि नीचे स्ट्रक्चर में बताया गया, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 6 पैरामीटर। 3 तो बताते हैं लेंथ को और 3 बताते हैं एंगल को। लेंथ वाले कौन कौन से हैं? A, B और C, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये 6 पैरामीटर आप लोग याद रखना। समझ में आ गई बात? ठीक है, देख लो आप। तो 3 तो विमाएं हो गई ABC जो लंबाई को बताती है, और 3 कोण हो गए अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देता हूँ। मैंने ये आंसर दे रखा है, 3 तो कैरेक्टराइज कर रखा है एंगल का, और 3 दे रखा है इसके अंदर लेंथ का। लेंथ और एंगल के 3 दे रखे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रखा है व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलन परत में द्विविमीय उपसर्जक संख्या कितनी होती है? तो देखो यहाँ पे 4 होती है। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल अगर एक सॉलिड की बात करें तो देखो 2 विमीय या फिर 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास ब्रश थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो ये 2 डायमेंशनल। ठीक है, देखो इसकी ये अलाइनमेंट, ये भी पंक्ति प्रेजेंट है और ये वाली पंक्ति भी प्रेजेंट है। दोनों के दोनों अलाइनमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। 2D क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे x भी चल रहा है और y भी चल रहा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? देख लो यहाँ पर इस एक गोले से कितने गोले टच कर रहे हैं? तो 1, 2, 3 और ये 4। ये चारों गोले इसको टच करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। इसका उपसंयोजक कितने हो गए इसके अंदर? 4 हो गए। समझ में आ गया? तो उपसर्जक संख्या 4 होती है। कुल मिला के पड़ोसी एक गोला अपने आसपास कितने गोलों को टच करता है, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उसका उपसर्जन संख्या कहलाता है। तो आपको 2 डायमेंशन समझ में आ गया होगा। उसमें किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये स्क्वायर कैसे बनता है मैं ये भी सिखा देता हूँ। ये भी आपको सिखा रखा होगा। देखो ये ऐसे बनते हैं, कुछ इस तरीके से बनते हैं। देखो मेरे पास थोड़ा सा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से बना के सिखा पाऊँ। मैं तो सिखा ही दूंगा, तुम समझ जाना। देखो ये स्क्वायर बन रहा है। देखो मैं आपको स्क्वायर बनाता हूँ। देखो ये समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? ठीक है, देखो ये स्क्वायर बन गया, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। और ये एक गोला अपने आसपास 4 गोलों से टच कर, जैसे कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 4 होता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान से आप समझ गए होंगे वैसे इसको। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। Which of the following lattice has the highest packing efficiency? यहाँ पे SC, BCC और HCP की बात कर रहा है, किसकी संकुलन दक्षता ज़्यादा होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को शायद इसका फॉर्मूला पता होगा, कैसे निकाला होगा आपने। तो देखो आप सीधा सीधा इसको याद करके रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछा गया है। ध्यान रखना SC में 52.4 होता है। ठीक है,
अंत कोणीय या बीसीसी की बात कर ले तो 68 होता है और हेक्सागोनल में 74 होता है, षटकोण निबिड़ संकुलन में 74% होता है। देखो आप एक एक क्वेश्चन को उतारना, उनके एक एक को आंसर लिखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और मुझे उसका आंसर कैसे करना है। देखो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन या आंसर बनाए हैं बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से बनाए कि बोर्ड में किस हिसाब से वो आपको पूछेगा। समझ में आ गई आपको बात? तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना और ध्यान रखना कॉपियाँ चेक होगी। अच्छा कैसे करूँगा? बिल्कुल घर आके करके जाऊँगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? चलो जी, अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अक्रिस्टलीय बोला कि अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पूछा है, एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में पूछा है। तो आपने एमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा होगा, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ जिसे नहीं पढ़ रखा होगा। देखो अगर एक फिक्स अलाइनमेंट से अगर ये अरेंज होते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं, देखो एक निश्चित पंक्ति अलाइनमेंट में अगर ये अरेंज हो रहे हैं तो ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। लेकिन अगर ये रैंडमली हो रहे हैं, मतलब ये इस तरीके से हो रहे हैं, तो आप देखो जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में अलग अलग करैक्टर मिलेंगे। यहाँ जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में करैक्टर क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेंगे? अलग अलग। इसलिए ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो जी, तो यहीं पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लेना और अपने आंसर को क्लिक कर देना। ठीक है, चलो जी, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो हिंदी मीडियम का बच्चा एक बार देख ले इसको। वे ठोस पदार्थ जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवीकरण परमाणु अणुआयन निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कांच, रबर या प्लास्टिक की बात होती है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर को देख लेना, क्योंकि मैं जब जूम करूंगा तो आपको और अच्छे से शो होगा, क्लियर होगा, आप अच्छे से लिख पाओगे चीज को। Amorphous solids are those solids in which the constituent particle may have a short range order, have irregular shape and isotropic in nature. आई थिंक आपको इस समझ में आ गई होगी बात। आपने डिफरेंस पढ़ रखा है तो मुझे पता है आपको इस सब आता होगा। बहुत टैलेंटेड हो तुम लोग। गला बैठ गया है। अब देखो कुछ शॉर्ट आंसर्स की बात कर लेते हैं। अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं बिल्कुल एक एक लाइन की बातें कर रहे थे। देखो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन लिख रखा है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, है ना। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आए एक बार आप खुद कोशिश करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्लासीफाई करना है कौन सा एमोर्फस और कौन सा क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में आपको विभाजित करना है कौन सा इसमें क्रिस्टलीय है और कौन सा इसमें अक्रिस्टलीय है, कौन सा एमोर्फस और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल को आप पढ़ो ध्यान से और खुद दिमाग लगाओ इसमें कौन एमोर्फस हो सकते हैं और कौन क्रिस्टलाइन। ठीक है, देखो नीचे मैंने आंसर दे रखे हैं वैसे, तो अब आराम से आंसर देख लेना। अक्रिस्टलीय ठोस कौन से इसमें पॉलीयूरिथेन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा रेशे और कांच। क्रिस्टलाइन ठोस कौन से? बिल्कुल जो सॉलिड नेचर के होंगे, तो नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और तांबे की बात कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है। तो आप ये आंसर कर लेना, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, शायद 3-4 साल पहले आया होगा, पर आया हुआ है एक बार। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन की हम बात करें कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अति शीतल द्रव किसे कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार इसको बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। समझ में आ गई बात? अति शीतल या सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। अगर आपने देखा होगा कि पुराने घर में जो पुराने कांच होते हैं ना, जो बहुत सालों से घर पड़े हैं, उनके कभी कांच को नोटिस करना, या अपने घर में देखो अलमीरा होती है ना, अलमारी होती है कांच वाली, पुरानी सबके घर में होती है वो। आप देखना ऊपर से कांच पतला हो जाता है, नीचे से उसकी पैकिंग बाहर रहती है, ग्लास होता है वो मोटा हो जाता है नीचे से। अब ऐसा क्या हो गया कि जब मैं लेके आया था तो पैकिंग फिक्स थी, कांच बिल्कुल सेट था, अब क्या हो गया ऊपर से पतला दिखाई देता है और नीचे से मोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब ये अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ऊपर से नीचे फ्लो होते हैं। समझ में आगे बात? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, द्रव के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको सूडो सॉलिड, आभासी सॉलिड भी कहते हैं। हमें तो लग रहा है सॉलिड है, लेकिन क्या है, ये हमें आभास हो रहा है, ये प्योर सॉलिड नहीं होता है। प्योर सॉलिड का मतलब क्या होता है?
कि तुम उसको गर्म करो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन तुम ग्लास को गर्म करो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड फिर वापस ठंडा होने पे किस में हो जाएगा, सॉलिड में। समझ में आ गई बात। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पोस्ट करके लिख लेना, मैं इंग्लिश वालों को आंसर दिखा देता हूँ। ग्लास इज एन एमोर्फस सॉलिड लाइक लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ इट्स फ्लोइंग नेचर द ग्लास पेंस इन द विंडो, है ना। ये एग्जांपल दे रखा है विंडो वाला, आप देख लेना और उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम तरफ आते हैं तो ऊपर ग्लास क्या होती है, उसकी थिकनेस कम होती है, नीचे की थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अगला क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड एब्जॉर्ब टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में, ये देखो समान लिखा हुआ है, समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या ये विद्यमान गुण प्रदर्शित करेगा। देखो यहाँ पर इसके बारे में ठोस की इन्फ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बारे में पूछा है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सबने, समदेशिक और विषमदेशिक प्रकृति। तो देखो समदेशिक किसमें पाई जाती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, समदेशिक और विषमदेशिक आपने पढ़ा होगा। तो समदेशिक जो पाई जाती है ये सभी समान दिशाओं में गुण क्या मिलेंगे, आपको समान मिलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना, अगर मैं कांच की बात कर लूँ तो कांच में सभी जगह नेचर क्या होती है, समान होती है। सारे पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, समान होती है। समझ में आ गई बात। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक बात बताओ, अगर मैं कांच के दो हिस्से कर दूँ, क्लीवेज कर दूं, क्या बताओ हिस्सा कभी बराबर हो पाएगा, बिल्कुल कभी बराबर नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी कांच को तोड़ते तो आप देखते हो अनियमित ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता टूटने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो जी देख लो इंग्लिश मीडियम वाले, एज अ सॉलिड हैव सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमंग ऑल डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी ठोस के बारे अक्रिस्टल ठोस के बारे में पूछ लें तो देखो आप सभी लोग जानते हो अक्रिस्टल ठोस ऐसे होते हैं, इसमें किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको सारी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। लेकिन अगर सॉलिड में अगर आप अगर जाते हो तो इनकी प्रॉपर्टी आपको डिफरेंस मिलती है। लेकिन यहाँ पार्टिकल तो सेम होते हैं किस लिए ठोस में, और किस ठोस में पार्टिकल के अरेंजमेंट सही नहीं होता है। समझ में आ गई बात। चलो जी तो देख लेना, और जब भी आप इनका क्लीवेज करो तो इरेगुलर शेप में ये होते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर की बात करते हैं। देखो अभी भी ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड इनटू वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन इट्स, पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फेट, ग्रेफाइट, ठीक है, रुबिडियम, आर्गन, और सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रहा है। इनको आपको डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइडेशन आपने सीख रखा होगा आई थिंक। तो देखो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, आणविक ठोस के बारे में, आयनिक सॉलिड पढ़ रखा होगा, मेटेलिक पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, और कोवलेंट पढ़ रखा होगा। देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँ याद करने का। आयनिक को कभी याद मत करना, आयनिक तो सिंपल, आयनिक तो समझ में आएगा। पोटेशियम सल्फेट हुआ, तो देखो पोटेशियम सल्फेट में क्या होता है, वो आयन फॉर्म में होता है। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह देखो ये क्या हो गया, K+ होता है, और ये क्या होता है, -2 होता है। समझ में आ गई बात। तो ये आयंस हो गए, तो इनको आपको याद नहीं करना है, ठीक है, इनको आप नॉर्मली समझ लेना ऐसे ही, ठीक है। तो आयनिक ठोस में बेंजीन, यूरिया, अमोनिया और जल आर्गन आते हैं। आयनिक ठोस में पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड आता है। धात्विक ठोस में ध्यान रखना रुबिडियम और टिन आते हैं, ये पहचान में जाएंगे। और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में 3 याद करने आपको, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, और इसके अंदर आप हीरे को भी याद कर सकते हो, डायमंड को भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अपने आंसर देख लो। तो मैंने यहाँ पे आपके आंसर लिख रखे हैं, तो अच्छे से इन आंसर को आप पढ़ लेना। चलो तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो आगे बात कर ले हम लोग, है ना। आई थिंक जूम करने की जरूरत नहीं है, आपको यही समझ में आ जाएगी चीज़ वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आयनिक ठोस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। आयनिक ठोस गलित अवस्था में तो विद्युत का चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। ऐसा क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में कोई होगा तो उनमें आयन्स होंगे, प्लस और माइनस। समझ में आ गई बात।
जो इजीली इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। मान लो ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड की बात कर लेता हूँ मैं, माइनस वाला प्लस वाला, सॉरी एक माइनस वाला हो गया और एक प्लस वाला हो गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास। तो इसमें क्या होगी, मूविंग होगी। तो आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए कंडक्टर होते हैं। लेकिन सॉलिड आप जानते हो, सॉलिड में फिक्स होती पोजीशन, ज़्यादा फ्री फॉर्म में नहीं होते, है ना, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते, उनके आयंस मूव नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये वाली, इसका है वैद्युत स्थिर आकर्षण बल। क्या लिखा हुआ है, वैद्युत स्थिर आकर्षण बल, जो आयनिक ठोसों में पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जो पार्टिकल होते हैं वो गति नहीं कर सकते। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना आंसर देख लें। चलो, तो ध्यान रखना, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आयन फ्री होते हैं, है ना, और लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये आयन मूव नहीं कर पाते, इसलिए ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, इंसुलेटर या अचालक की तरह बिहेव करते। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो जी। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, रेगुलर गर्मी में सूट करवा रहे हो तुम। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कई बच्चों ने मुझे वॉइड के क्वेश्चन के बारे में बोला था। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, है ना, जितने भी बच्चे जो वॉइड के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ वॉइड क्या होते हैं, ठीक है। देखो जी, एक चीज़ ध्यान रख लेना, 2 तरह के वॉइड अगर आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा आपने टेट्राहेड्रल वॉइड और एक पढ़ा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय वॉइड, और एक पढ़ा होगा आपने अष्टफलकीय वॉइड, ठीक है। तो आपने 2 तरीके के वॉइड पढ़ रखे हैं पहले से, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने कोई भी एक जैसे यूनिट सेल ले ली, है ना, या फिर मैंने कोई भी लैटिस पॉइंट ले लिया, तो उन सब में क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये वॉइड्स कैसे बनते हैं आपने ये भी पढ़ लिए होंगे कि वॉइड्स कैसे बनते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर 3 एटम अगर आपस में इस तरीके से मिल जाएं, तो ये जो वॉइड मिलता है वो ट्राइगोनल वॉइड बनता है। कौन सा बनता है, ट्राइगोनल वॉइड, त्रिकोणीय वॉइड बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर सर्कल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से अरेंजमेंट, तो देखो जो तुम्हें ये वॉइड दिखाई दे रहा है बीच में, यही ट्राइगोनल वॉइड होता है। समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो, जैसे मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से हो, और इसके ऊपर मैंने एक सर्कल रख दिया, तो देखो जो तुम्हें बीच में वॉइड दिखाई दे रहा है, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय वॉइड होता है। समझ में आ गई बात सभी को। लेकिन देखो, अगर मुझे अष्टफलकीय वॉइड बनाने होते हैं तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ध्यान से समझ लेना, 2 गोले इस तरीके से और 1 गोला ऐसे, तो ये तो कौन सा, ट्राइगोनल वॉइड बन गया। अब और ध्यान रखना, और ये वाला, ये भी कैसा है, ट्राइगोनल। अब मैं देखो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 गोलों के ऊपर 1 गोला आता है। समझ में आ गई, 2 गोलों के ऊपर कितना आएगा, 1 गोला आएगा। इस तरीके से मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये आ गया, और 1 के ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ये बीच में जो ये वॉइड तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय वॉइड बना है। देखो अष्टफलकीय वॉइड को आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। देखो बहुत ही आसान तरीके से, मान लो ऐसे, ये हो गया, ठीक है। ये 2, देखो ये 1 गोला है, ये 2 गोला है, और ये 3 गोला है, 3 सर्कल है। ऊपर मैंने 2 के पास 1 रखा और 1 के पास कितने रखे, 2, बीच में क्या बन गया, ये वॉइड। इस वॉइड को मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर अष्टफलकीय रिक्ति। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आप थोड़ा सा। चलो जी, देखो अपने से बोला गया, एक बात और ध्यान रखना, मान लो किसी भी यूनिट सेल में अगर 2 अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, तो उसका डबल क्या होगी, हमेशा चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। समझ में आ गई बात सभी को। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का दुगना कौन होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, याद रहेगा। चलो जी, देखो हम बात कर लेते हैं आगे यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया, सवाल पढ़ता है, कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड
इन 0.5 मोल ऑफ इट। बोल रहा है अगर कोई 0.5 मोल इसमें टोटल वॉइड कितने होंगे, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो मेनली यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं क्वेश्चन आपको वापस दिखा देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अब इस चीज़ को जान लो कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले देखो यहाँ ये बात करेगा मोल्स की। देखो मोल्स की बात कर रहे हैं तो पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लो। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, अवागेद्रो नंबर से कर दोगे। तुम जैसे ही अवागेद्रो नंबर से देखो मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ गया यहाँ पे, ये वाला आंसर आ गया। समझ में आ गई सबको बात यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम ये मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम का नंबर कितना होता है, n होता है। उसमें से जो चतुष्फल की रिक्ति होती है टेट्राहेड्रल हमेशा कितनी होती है, दुगुनी होती है, 2n होती है। और अष्टफल के ऑक्टेहेड्रल कितनी होती है, n होती है। तुमसे किसकी पूछिए, टेट्राहेड्रल वॉइड की पूछिए। अब देखो तुमने अभी अभी निकाला है यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने निकाले तुमने, इतने निकाल लिए 3.011। अब तुमसे क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल क्या होता है 2 × n, ठीक है। तो नंबर तो तुमने निकाल रखे हैं, n का मतलब क्या है, निबिड़ संकुलन में परमाणु की संख्या कितनी निकाली तुमने, क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम कितने निकाल दिए, 3.011 10 to power 23 निकालिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गए होगी यहाँ तक बात सभी को, ठीक है। चलो जी देखो अगर ये तुमसे टोटल की बात कर ले, किसकी बात कर ले, टोटल की बात कर ले। तो देखो यहाँ पे अगर तुमसे टोटल की बात कर लेता है तो टोटल में तुम जानते हो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तुम आसानी से निकाल लेना। तो तुमसे जो यहाँ पे पूछा है वो किसका पूछा है, चतुष्फल की रिक्ति का पूछा। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप ये टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स अगर निकालना हो तो जितने भी आपको नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं वो और जो भी आवागेद्रो नंबर उनको आप एक बार जोड़ देना और उनको कर लोगे ना आप। ये तो आप आराम से मैंने समझा देना आपको। टेट्राहेड्रल निकालना 2n कर दो, नंबर ऑफ n निकाल दो, 0.5 दे रखा है, एटम के नंबर निकालने वो Na से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा कर लेना। और इसका वैल्यू आप जानते ही हो, ठीक है। चलो जी चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट m and n। कोई दो कंपाउंड जो m और n से बन रहे हैं। द एलिमेंट n फॉर्म CCP एंड एटम ऑफ m ऑक्यूपाइड ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोला, जो m है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइड कर रहा है। इसका मतलब n कितना होना चाहिए, कम से कम 2 मल्टीप्लाई होगा। मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, x है, तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 2x होगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, x होगी। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फल की रिक्ति हमेशा दुगुनी होती है, किससे, अष्टफल के या ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। समझ में आ गई बात। तो ये योगी का फॉर्मूला पूछ रहा, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखो हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हम m/n निकालना, मुझे क्या निकालना है, m/n निकालना। तो कंपाउंड का क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये CCP एटम्स की बात कर रहा है, समझ में आ रही है बात। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं m की बात करूँ तो m तो सारे किसको फिल कर रहा है, m फिल कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। m किसको फिल कर रहा है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, वो 2x होती है। कितनी होती है, 2x होती है। समझ में आ गई बात। अब मुझे n की बात करनी है। अब n क्या हो गया, टोटल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 2x, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, x, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 3x। तो बताओ यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, 3x आ गया। कर लोगे क्या आराम से। देखो यहाँ पे जब तुमने m निकाला था, और तुमने n निकाला था, m कितना है 2x, n कितना है 3x, सॉरी वापस ले देता हूँ, m और n की बात। ये कितना है 2x और ये कितना है 3x। 3x कैसे है, समझ में आ गई बात। भाई वर्ड्स कितने हैं इसके, 2x, अदर आइटम कितने हैं, x, कितना आ गया 3x। समझ में आ गई बात। चलो तो कितना आ जाएगा, m2 n3, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, आप कर लेना आराम से। देखो थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान रखना। m बराबर किसके बराबर है, 2x के।
मुझे n निकालना है तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, वैसे वॉइड्स कितने होते हैं, x होते हैं, और ये क्या है 2x, इतने वॉइड से कितना आ गया 3x, कर लोगे अब m n, ये कितना है 2x, ये कितना आ गया 3x, x x काट देना, कितना आ गया 2 रेशो 3।